वास्तु का नॉलेज नहीं है, ना तो कोई इंडियन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। एक छोटा-सा टॉपिक कहीं 1 साल फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बताया जाता होगा। बाकी सारा वो मॉडर्न कल्चर के नाम पर या मॉडर्न आर्किटेक्चरल या सस्टेनेबल आर्किटेक्चर ऐसे कुछ तो नाम उल्टे-पुल्टे देकर बच्चों को सिखाया जाता है। Hi everyone, welcome back to the channel. Today's video is very special. We are diving into a subject I've grown up hearing about, Ayadi Vastu. And the guest today is none other than my father, Rahul Sarodin. He has been teaching and practicing this ancient architectural science for over 15 years and has taught 400 plus students across the globe. We are going to talk about what Ayadi is, why it matters in today's architecture, and the journey of someone who kept this knowledge alive for decades. So let's get into it. So, Papa, how did all this begin? How did you came into this Vastu? तो इस वास्तु में प्रवेश करने के लिए जैसे आमतौर पर लोग जो है अक्सर एक तो घर की खुद की परेशानी होती है तब वास्तु की तरफ देखते हैं, या फिर उनके रिलेटिव्स में या उनके दोस्त परिवार में अगर कुछ मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो उनको वो देखकर फिर वो लोग वास्तु के फील्ड में आते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि हमारे घर के जो पुराने घर के जो प्रॉब्लम्स थे, उस घर की वजह से जो घर में तनाव उत्पन्न हो रहे थे, उस तनाव के कारण पर जब पहुंचने के लिए हमने कई लोगों से चर्चा की थी, वास्तु, ज्योतिष, ये बाकी सारे लोग, उस वक्त तो मैं कॉलेज में था। तो उन लोगों ने फिर हमें वास्तु के बारे में जानकारी दी थी कि वही वास्तु देखिए आप, आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, ताकि ये जो फैमिली मैटर्स जो बढ़ते हैं, उसका क्या परिणाम है, क्या नहीं है, ये वास्तु से ज़्यादा रिलेट करता है। और इस तरह से मैं खोज करता गया कि वास्तु आखिर है क्या। और खोज करते-करते फिर मुझे तब इंटरनेट का उतना कोई ज़माना नहीं था। बस गूगल कैसे सर्च करते हैं, और गूगल सर्च करने पर जो नाम मुझे सामने आया वो था डॉक्टर गणपति स्थपति सर का, जो मेरे वास्तु के एक में वो गुरु है। और मैं फिर उसी सर से मिलने के लिए चेन्नई गया। चेन्नई जाकर फिर उनसे मैंने अपनी जो हालात थे वो सारे उनके सामने रखे, और फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार आप खुद वास्तु सीखिए ताकि आपको भी समझ में आएगा कि वास्तु आखिर होता क्या है और उसका परिणाम होते कैसे है। और इस तरह से ये वास्तु के फील्ड में मेरी एंट्री हुई है। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ और बाकी सब देखकर वो ऐसा कहते हैं कि आपकी ये वास्तु जो है ये आपके डेस्टिनी में था, कि आपका इस फील्ड में आना ये आपको डेस्टिनी लेकर आता है। बैकग्राउंड वो क्रिएट होता है और फिर डेस्टिनी उसको वहां तक पहुंचाता है। So, next question. Did you ever imagine that teaching would be part of your life? नहीं, मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि टीचिंग मेरे लाइफ का पार्ट होगा, वास्तु टीचिंग खास तौर पर। मैं तो यही सीखा था कि मैं कुछ कंसल्टेंट बनूंगा या फिर कुछ वास्तु के हिसाब से अपने घर में कुछ बदलाव करूंगा, और वो सारे प्रभाव जो है जो पुराने घर से मिलते थे वो दूर हो जाएंगे। परंतु जब मैं वास्तु सीखने डॉक्टर स्थपति सर के पास गया था, तब मेरी वो पढ़ाई की लगन वगैरह देखकर उन्होंने एक बात मेरे सामने कही थी कि आप एक दिन बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन जाओगे। अब वास्तु कंसल्टेंट बन जाऊंगा ये उन्होंने सिर्फ उनके नजरिए से कहा था। मैंने भी उनको तब ऐसा ही कहा था, पूछा था कि आपने ऐसा क्यों कहा सर, या आपने ऐसा कैसे पहचान लिया। तो उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया था कि जो भेड़ बकरियां चराने वाले जो लोग होते हैं उनके पास 101 भेड़ बकरियां होते हैं, लेकिन अगर कोई भेड़ बकरी उनके उस ग्रुप में शामिल हो जाती है उस भेड़ बकरियों की, तो वो तुरंत पहचानते हैं कि ये अलग है या ये भेड़ बकरी अपने इसमें नहीं है। तो उस तरह से सर ने मुझे जवाब दिया था कि मैं इतने स्टूडेंट्स को पहचानता हूँ, देखता हूँ, तो एक गुरु के नज़र से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक दिन आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन जाओगे। तो मेरे भी दिमाग में यही था, वास्तु कंसल्टेंट ही बनना है। बट सर के निधन होने के बाद, उनकी एज भी हो गई थी, तो नेचुरल डेथ के बाद फिर मुझे एक ऐसी इनर फीलिंग आई कि भाई ये सर का जो नॉलेज है, जो पहले अंग्रेजी में ही हुआ करता था, तमिल और अंग्रेजी में,
बहुत से लोगों को ये नॉलेज समझता नहीं है, नॉर्थ इंडियन साइड के लोग, महाराष्ट्र के लोग। तो इस नॉलेज को मुझे मराठी, हिंदी इस लैंग्वेज में अन्य लोगों को समझाना था, ताकि ये नॉलेज जो है वो जिंदा रहे। बहुत से तमिलियन जो होते हैं, तमिलनाडु के जो स्कॉलर्स होते हैं, वो सारा नॉलेज उन्हीं की भाषा में सिखाते हैं और या तो इंग्लिश में सिखाते हैं। तो दोनों भाषाओं का तो प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडियन लोगों को। तो इसलिए मैंने इस नॉलेज को हिंदी और मराठी लैंग्वेज में सिखाने का थोड़ा निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद इस पर जो अभ्यास करना शुरू किया। अभ्यास करते समय मैंने एक बात को नोटिस किया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, पीपीटी, पावर पॉइंट या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से मैं इस नॉलेज को सिखाऊंगा, ताकि पीपीटी स्लाइड जो होते हैं वो समझने में, दिखाने में और समझाने में काफ़ी आसान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैंने कई सारे पीपीटी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बनाए। जो सर का ज्ञान था उसको एनिमेशन में मैंने कन्वर्ट किया, ताकि लोगों को समझाने में आसानी हो जाए और उनको समझने में भी आसानी हो जाए। तो बस सर के गुजर जाने के बाद उन्हीं के आवाज़ को जिंदा रखने का काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने बता तो दिया कि आपने टीचिंग स्टार्ट क्यों की एंड आपने इस फील्ड में एंट्री क्यों की, बट इज देयर एनीथिंग दैट काइंड ऑफ अ स्पार्क दैट ट्रिगर्ड यू टू एंटर इन दिस थिंग? घर के प्रॉब्लम्स, जो घर के फैमिली प्रॉब्लम्स रहते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा होती है कुछ करने की या कुछ सीखने की। तो इस ज्ञान को सीखने के लिए घर के ही प्रॉब्लम्स मेरे लिए वो ट्रिगर का काम कर गए हैं, जिसके वजह से मैं ये वास्तु की फील्ड में आया हूँ। So next question, what kind of people come to you and what are they looking for as a scope of learning from you? खास तौर पर मेरे पास जो लोग आते हैं, वो सीखने के लिए भी आते हैं। उसके बाद जिन लोगों को अपना नया कंस्ट्रक्शन बनाना होता है, नया घर बनाना होता है, या कोई भी एक नया कुछ निर्माण करना होता है, तो उसका प्लान एज पर आयादी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनवाने के लिए आते हैं। यानी यूँ समझिए कि मैं मैक्सिमम नए कामों पर मेरा फोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे प्लान डिज़ाइनिंग वगैरह सब आता है। और इस कारण से वास्तु दोष को दूर करने के बजाय मैं कम्प्लीटली नई वास्तु ऐसी बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें उसको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मेरा काम भी ऐसा ही है कि मैं न्यू कंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, और मेरे पास आने वाले लोग भी उसी तरह से होते हैं कि जो नए कंस्ट्रक्शन को ही ज़्यादा डिमांड देते हैं। बाकी रही बात सीखने वालों की, तो मोस्टली मैं जो सिखाता हूँ वो वास्तुशास्त्र का वो टेक्निकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है, जो आज तक कोई सिखाता नहीं था सिवाय डॉक्टर स्थपति सर के, क्योंकि उन्होंने इस नॉलेज को बहुत ही सरल तरीके से और गणितीय माध्यम से, बिना किसी मिथ्या कथा के आधार लेकर, इस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया था। मुझे मतलब अन्य विद्यार्थियों को सिखाया था और मुझे भी सिखाया था, और वही नॉलेज जो है मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लोग मेरे पास जो आते हैं वो भी ऐसे यही फील्ड से आते हैं कि मोस्टली आर्किटेक्ट, इंजीनियर या ड्राफ्टमैन, इंटीरियर डिज़ाइनर वगैरह। तो इनको ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। मोस्टली उनके पास भी जो काम आते हैं वो तो नए कंस्ट्रक्शन के ही आते हैं। तो आयादी सूत्र जो होता है वो न्यू कंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा बेनिफिट देता है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन में हम फर्नीचर डिज़ाइनिंग पर फोकस करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को तो कुछ बदलाव नहीं कर सकते। तो इसलिए अंदर की जो वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं को आयादी के हिसाब से बनवा कर थोड़ा प्रभाव कम करने की कोशिश करते हैं। बट आखिर रेमेडीज वो रेमेडीज ही होती है, नए कंस्ट्रक्शन के जैसे उसके रिजल्ट नहीं होते। इसलिए मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नए कंस्ट्रक्शन पर कीजिए। नया कंस्ट्रक्शन नियमों के अनुसार कीजिए, वास्तु नियम और गवर्नमेंट के नियम दोनों को कंबाइन करके ही हम घर का प्लान डिजाइन करते हैं। तो फिर रेमेडीज नहीं करते या वैसी नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं? हाँ, वैसी नहीं करता हूँ मैं, जो बाकी लोग जो करते हैं उस तरह से मेरी रेमेडीज नहीं होती है। वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि अगर किसी कारण से आपकी वास्तु कुछ नियमों को उल्लंघन करते हुए बनाई हुई है या कोई दोष उसमें रह गए हैं,
तो वस्तुओं के सहारे उस वास्तु के प्रभाव को कम कीजिए। वस्तु एंड वास्तु ऐसे दोनों टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो वस्तुओं में हम जो वस्तुएं अक्सर यूज करते हैं, जैसे टेबल होता है, चेयर होती है, बेड होता है, मंदिर है, उसके अंदर की मूर्तियां हैं, उसके बाद ऑफिस टेबल है, डाइनिंग टेबल है, इवन पानी के बर्तन हैं, तो ये सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और उस वस्तुओं को आयादी प्यूरिफाइड मेजरमेंट में बनवा कर उसका अगर यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिलता रहेगा। तो यही वास्तु शास्त्र का नियम है। Okay, so when you teach Vastu, do people blindly believe in what you're telling, or they keep asking doubts about their own beliefs? नहीं, लोग ब्लाइंडली तो नहीं बिलीव करते हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट के ज़माने में हर कोई पहले वास्तु को गूगल पर सर्च करता है, सर्च कर कर कई जानकारी लेता है, उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं, वो सवाल उसके जवाब उनके पास नहीं होते, तो इसलिए ब्लाइंडली तो कोई आता नहीं है। हाँ, आने के बाद मैं उसको ये ज़रूर कन्विंस करता हूँ कि मैं जो करूँगा वो पूरा मैथमेटिकल बेस करता हूँ, कैलकुलेशन के आधार पर, इसलिए इसमें कोई ऐसा चमत्कार वगैरह नहीं रहेगा। ये पूरा कि पूरा मैथमेटिकल साइंस है। इट इज़ ए मैथमेटिकल साइंस। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये कोई सामान्य विज्ञान है, ये गणितीय विज्ञान है। और इसमें गणित यानी डायमेंशन का ही सबसे बड़ा रोल होता है कोई भी चीज़ का आपको प्रभाव देने में। What does Vastu or Ayadi mean to you personally, and what is the real meaning of it in the real world? पर्सनली ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं है। आयादी जो है ये एक वास्तुशास्त्र की अगर कोई ग्रंथ उठाते हैं या ग्रंथ लेते हैं आप लोग, तो उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम आयादी है। इट इज ए चैप्टर। अब ये आयादी, इसका मीनिंग जो होता है, ये दो शब्दों का जोड़ इसमें दिया गया है, आय और आदि। तो आय का मतलब होता है लंबाई, लेंथ। अब ये लेंथ जो है वो किसी भी चीज से होती है, यानी विड्थ को भी हम लेंथ कहते हैं, लंबाई को भी हम लेंथ ही कहते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ होती है साउंड एनर्जी की, जो इस धरती के ऊपर व्याप्त है, इस विश्व में वो व्याप्त है। तो उस साउंड एनर्जी के लेंथ को काउंट करना ये आयादी का पार्ट होता है, कि आपको या आपके नक्षत्रों को कितनी लेंथ सुटेबल है, यह आयादी सूत्र के माध्यम से बताया जा सकता है। और ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है। अब ये फॉर्मूलाज क्यों, किस आधार पर बनाए गए हैं, इसका उत्तर अभी भी किसी के पास नहीं है। ये फॉर्मूलाज है, इतना मुझे पता है। और इस फॉर्मूला को मैंने टेस्टिफाई भी किया है। कई सारे प्राचीन मॉन्यूमेंट्स के मेजरमेंट मैं ले चुका हूँ, अपने महाराष्ट्र में भी और आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी। और उन मेजरमेंट्स को टेस्टिफाई यानी प्योरीफाइड तरीके से आयादी में बैठते हैं या नहीं है, ये चेक भी कर चुका हूँ। तो ये सारी जानकारी जो है आपको मेरे इसमें भी मिल जाती है, बुक्स में भी मिल जाएगी। और मैं क्लास में भी यही बातें सिखाता हूँ कि ये कोई अंधा खेल नहीं है कि जस्ट मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। ये एक प्रूवन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है जो बहुत प्राचीन काल से इसका उपयोग किया गया है। What do people misunderstand about ancient Indian architecture? हाँ, इस एंशिएंट आर्किटेक्चर जो है, जिसको हम वास्तुशास्त्र कहते हैं, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि ये धार्मिक शास्त्र है बोलकर। यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब भी वास्तुशास्त्र को धर्म के साथ जोड़ा जाएगा तो इसका ह्रास ही होता जाएगा, मतलब इसका पतन ही होता जाएगा। भारत में जो है, भारत हो या दुनिया भर में हो, ये वास्तुशास्त्र कोई रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इट इज ए आर्ट, वो कला है। और इस कला को मैथमेटिक्स के ही आधार पर समझा जा सकता है। इसमें धार्मिकता अगर जोड़ी जाएगी तो फिर ये एक अंधश्रद्धा का ही पार्ट बन जाता है। और वास्तुशास्त्र की बात जब हम करते हैं तो किसी भी तरह की जब मैं कोई क्लास में करता हूँ तो किसी भी तरह की कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी बताता नहीं हूँ, और ना ही किसी धर्म से उसे जोड़ता हूँ, कुछ भी नहीं। पूरा एक मैथमेटिकल पार्ट है और उसे मैथमेटिक्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाता हूँ। Okay. What's one lesson from Shastra that people right now have totally forgotten about? दैट मैथमेटिकल पार्ट, वो मैथमेटिकल पार्ट को ही
लोगों ने अब इग्नोर कर चुके हैं, लोग इग्नोर कर चुके हैं, बिकॉज वो समझने में थोड़ा क्लिष्ट जाता है और थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ता है, तो इसलिए उसको इग्नोर करके बाकी अन्य पार्ट उसमें ऐड कर दिए गए। जैसे एस्ट्रोलॉजी ऐड कर दिया गया है, एस्ट्रोलॉजी मतलब प्रेडिक्शनल वास्तु ज्योतिष शास्त्र, इसको ऐड किया गया है। फिर न्यूमरोलॉजी कुछ लोग ऐड करते हैं, कुछ लोग पामिस्ट्री ऐड करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये कोई चीज उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, कि ये सारी विद्याओं की कैटेगरी में आते हैं। और वास्तु जो है ये कला है, तो कला को कला ही रहने देना चाहिए, उसमें विद्या को ऐड नहीं करना चाहिए। So till now you have taught about 400 plus students, Yes. which is actually insane. Yes. So how do you feel about it looking back in your life? Like 15 years have passed it. So इट फील प्राउड, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं इस नॉलेज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, सर की आवाज़ को भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके विचारों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये नॉलेज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को इसके बारे में महत्वपूर्णता समझ में आए, और इसी पार्ट को, जो मैथमेटिकल पार्ट है आयादी सूत्र वास्तु का, इसे आर्किटेक्चरल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो भी टेक्निकल फील्ड होते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वहाँ इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तभी जाकर ये वास्तु को जो है वो, यानी इस देश को वास्तु का लाभ मिलता रहेगा। talking about your classes that you teach, how do you structure them? Are they like totally rigid or they are free flowing and intuition based? नहीं, दे आर फ्री फ्लोइंग, ऐसा कोई रिजिड वगैरह कुछ भी नहीं है उसमें। बहुत सिंपल तरीके से एनिमेशन के जरिए और एकदम सिंपल लैंग्वेज में उसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। कोई इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। बस एक बात यही है कि जब कोई मुझसे सीख कर जाएगा तो उसने प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकल पार्ट होने की वजह से प्रैक्टिस अगर करोगे तो वो ज़्यादा परफेक्ट बनते जाओगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये पूरा नॉलेज भूलने का बहुत ज़्यादा चांस है। So about those classes that you take, do you use any software, modern things, technology like AutoCAD, or they are just paper based? we do both the things. मैं दोनों तरीके से सिखाता हूँ। ऑटोकैड का भी नॉलेज देता हूँ, और अगर कोई व्यक्ति जो मेरे पास सीखने आता है और उसको ऑटोकैड चलाना मुश्किल जाता है, तो मैं उसके लिए फिर ऑन द पेपर किस तरह से प्लान डिज़ाइन करते वो भी बताता हूँ। तो दोनों पद्धति का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न टूल्स भी यूज़ करता हूँ और मैनुअल भी उसको कैसे यूज़ करते हैं या कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताता हूँ। Moving to the next question, how does Shastra guide the modern construction techniques? अब ऐसा है कि आपको लगता है कि ये मॉडर्न टेक्निक होते हैं वगैरह, या मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वगैरह है, बट अगर हम प्राचीन परंपराओं को देखते हैं कंस्ट्रक्शन के, या बहुत प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, तो उनके सामने तो आज का कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस जमाने में लोग विदाउट एनी एडवांस टूल्स वो लोग कैसे करते थे ये सोचिए। और घर की जो रिक्वायरमेंट होती है, घरों की रिक्वायरमेंट या कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट, वो तब भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है। लोग तब भी कमरों में ही रहते थे, आज भी कमरों में ही रहते हैं, तो बदलाव कुछ नहीं हुआ है। उस जमाने के लोग जो है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी प्लस स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों बातों को देखकर घर बनाते थे। और आज क्या किया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी चले गई है, सेफ्टी भी उतनी देखी नहीं जाती है। सिर्फ मॉडर्न के नाम पर एक ऐसा घर डिज़ाइन किया जाता है जिसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लगते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि घर जब भी आप डिज़ाइन करते हो तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है, जो शास्त्र हमें बताता है कि भोगाढ्यम, सुखदर्शनम, रम्यम। तो भोगाढ्यम का मतलब ये होता है कि आपको जो जगह अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए, उस जगह का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उस जगह में रूम का सही इस्तेमाल कीजिए। सुखदर्शनम, उसका मतलब होता है कि घर अंदर से और बाहर से दोनों भी खूबसूरत दिखे, लेकिन खूबसूरती के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन ना बनाए जिसका कोई उपयोग ही नहीं होता है। तो खूबसूरती मतलब क्या है कि हर चीज को सही ढंग से सिमेट्रिकल बनाकर
उसको खूबसूरत करे। अब इंसान भी जो ईश्वर ने निर्माण किया है इंसान को भी, तो वो भी सिमेट्रिकल निर्माण किया है। उसको दोनों तरफ 2 आँखें, 2 कान हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, ये एक सिमेट्री होती है। तो इस दुनिया को अगर खूबसूरती से देखना हो तो सिमेट्री फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और वास्तु में भी सिमेट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि घर की अगर सिमेट्री ना हो तो वो घर आपको बहुत ही बदसूरत दिखेगा। सिमेट्री प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन वास्तुशास्त्र। तो ये हो गया सुख दर्शनम का पार्ट। और रम्यम, रम्यम का पार्ट मतलब उस घर में रहने वाले लोग जो है वो सेटिस्फाइड लाइफ जिए। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है कि उनको सुख समाधान लाभ है। दुनिया में प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत आपको मिलती है, जो एक बूस्टिंग एनर्जी जो मिलती है, वो वास्तु से मिलती है, क्योंकि आप उसके अंदर रहते हो। तो वास्तु की ऊर्जा जो है वो मन पर क्या काम करती है कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है या जब भी आपको कुछ निर्णय लेने की बारी आती है, तो उस निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करने का काम वास्तु करता है। बाकी कोई इसमें चमत्कार नहीं रहता है। आपकी जो निर्णय क्षमता है वो अगर सही बनती है तो आपके लाइफ में सब अच्छे दिन आते हैं। एक गलत निर्णय आपकी कई सारे आने वाले समय को बर्बाद कर सकता है। तो वास्तु जो है वो आपको सही निर्णय लेने की ही क्षमता प्रदान करता है, बाकी उसमें कोई दूसरा रोल नहीं होता है। Is there anything in ancient text that still shocks you till the date? स्टिल शॉक्स यू, ऐसा तो कुछ मतलब सेंटेंस कुछ नहीं। ऐसा जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता, जिसका कोई हल नहीं निकला या जिसका कुछ बैक एंड या कोर नहीं निकला? ऐसा तो है। यही आयादी जो फॉर्मूला बने हुए हैं, ये किस आधार पर बने हैं ये आज तक समझना मुश्किल है, क्योंकि आज तक ये पता नहीं कि उन ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने भी ये ग्रंथों लिखे हैं, या जो भी स्थपति उस जमाने के होकर गए हैं, जिन्होंने इन फॉर्मूलाज की रचना की है, वो किस आधार पर की है, ये बहुत ही बड़ा रहस्य है। और वो रहस्य अगर खुल गया तो कई सारे वास्तु के राज खुलने के बहुत चांसेस है। And why should youngsters right now, youngsters in this era should learn this? यंगस्टर, यस। देखिए, जमाना चाहे कितना भी बदले, मुसीबतें या यूं कहिए कि समस्याएं, परिवार, ये सारे वही रहते हैं। जिंदगी में बदलाव कुछ भी नहीं रहता है, समय सिर्फ आगे बढ़ते रहता है, लेकिन घटनाएं रिपीट होते रहती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे प्राचीन काल के लोग ये मानसिक तौर पर बहुत सक्षम हुआ करते थे, उनकी फैमिली लाइफ भी जो है वो काफ़ी अच्छे बीतते रहती थी। तो इस तरह से आज की पीढ़ी ने अगर ये वास्तुशास्त्र सीखा तो वो लोग उनके घर को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे, या उनके घर में भी वो लोग सुख समृद्धि के नए दौर जो है वो ला सकेंगे। Okay. This was all about Vastu. Then let's talk about you. So what's your biggest dream going forward after 15 years of teaching Vastu? What do you see ahead of it? मेरा सबसे बड़ा सपना जो है ये यही है कि इस वास्तुशास्त्र को आर्किटेक्चरल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो नए आर्किटेक्ट्स हर साल जो बाहर निकलते हैं उनको ये समझना चाहिए, क्योंकि अब मैंने देखा है कि वास्तुशास्त्र के आर्किटेक्चरल कॉलेज में जो किताबें पढ़ाई जाती है वो सारी इंग्लिश ऑथर बेस्ड होती है, जिसमें कोई वास्तु का नॉलेज नहीं है, ना तो कोई इंडियन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। एक छोटा सा टॉपिक कहीं एक साल फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बताया जाता होगा, बाकी सारा वो मॉडर्न कल्चर के नाम पर या मॉडर्न आर्किटेक्चरल या सस्टेनेबल आर्किटेक्चर ऐसे कुछ तो नाम उल्टे पुल्टे देकर लोग बच्चों को सिखाया जाता है। बट एक्चुअली अगर सही ढंग से उनको इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज दिया जाएगा तो बहुत बेनिफिट होगा इस देश को भी और उन सारे परिवारों को जिनके लिए ये आर्किटेक्ट जो है ये घर डिज़ाइन करेंगे। आर्किटेक्ट बोलने में तो बहुत सारी बातें बोलते हैं कि हमने ये वास्तु के हिसाब से घर बनाया है, बट वहाँ पर कोई वास्तु का नियम लागू नहीं किया जाता है। जस्ट एक फिंगर यानी थंब रूल के जैसे किचन साउथ ईस्ट में डालते हैं, मंदिर ये नॉर्थ ईस्ट में देते हैं, दैट इज़ नॉट ए वास्तुशास्त्र।
वास्तुशास्त्र एक टेक्निकल पार्ट है और इसको टेक्निकली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर आर्किटेक्ट, इंजीनियर जो भी रहेगा उसको ये वास्तुशास्त्र के नियम समझ में आना चाहिए। What message would you give to the students for their future career? Learn this वास्तुशास्त्र and make it professional use to increase your business as well as to increase your popularity. Including me? Yes. Do you ever wonder your work will outlive you? हाँ, हो जाएगा। एक दिन तो आएगा कि लोग देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि 10-15 साल पहले आयादी क्या है ये लोगों को पता भी नहीं था। जब मैं पहली बार इस आयादी की एडवर्टाइज फेसबुक पर डाला था तो मुझे कुछ फ़ोन ऐसे आए थे कि ये आयादी कुछ नया टॉपिक है क्या वास्तु में, या कुछ आपने कुछ नया खोज कर निकाला है क्या। तब मुझे भी लगा कि नहीं, ये आयादी का जो टॉपिक है ये लोगों को पता नहीं है, जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वहीं से तो मैं सिखाना शुरू किया। आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे आपके लिए। अभी नेक्स्ट बार जब लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आपकी या कुछ क्वेरीज आएंगी तो नेक्स्ट एपिसोड करने का नहीं, उस पर डिसाइड करेंगे। Yes. थैंक यू।